आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के ऑपरेशन स्विफ्ट रेटॉर्ट के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये ऑपरेशन पूरी तरीके से फेलियर था। भारत ने जब बालाकोट में पाकिस्तान के अंदर जाकर जैश ए मोहम्मद के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया था, तो उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान की तरफ से 27 फरवरी 2019 वाले दिन ये ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन स्विफ्ट रेटॉर्ट के तहत पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक बड़ा फॉर्मेशन भारत की तरफ आया था और इस फॉर्मेशन ने भारत में बॉम्बिंग की कोशिश की थी। अब इस बॉम्बिंग अटेम्प्ट को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों के अलग अलग क्लेम्स हैं। जहां भारत की तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान की कोशिश थी कि भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट किया जाए, वहीं पाकिस्तान का क्लेम है कि वो फील्ड में बॉम्ब गिराने आए थे और एक मैसेज देने आए थे कि हम लोग अगर फील्ड में बॉम्ब गिरा सकते हैं तो कहीं भी बॉम्ब गिरा सकते हैं। पाकिस्तान के उस समय के डायरेक्टर जनरल ISPR बोल रहे थे कि पाकिस्तान भारत को सरप्राइज करेगा। अगर पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटी देखी जाए और उनकी रेंज देखी जाए तो भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर बहुत सारे ऐसे टारगेट्स हैं जिनको पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक करने की कोशिश की जा सकती थी। इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, हाई वैल्यू इकोनॉमिक सेंटर्स हैं। इस तरीके के ज्यादातर टारगेट्स राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। इनके अलावा जो उतने ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, यानी कि मिलिट्री टारगेट्स, वो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के अलावा पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में भी हैं। इस तरीके के टारगेट आमतौर पर मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, एमिनेशन डिपो, फ्यूल डंप, एयर बेसिस, रनवेज, नेवल बेसिस, हार्बर और नेवल फ्यूल स्टेशन होते हैं। यानी कि पाकिस्तान के पास में उस दिन 3323 किलोमीटर की बाउंड्री में कहीं पर भी एक टारगेट को पिक करके उसको स्ट्राइक करने का ऑप्शन था। वहीं पर भारतीय वायुसेना को इस पूरी बाउंड्री को 24/7 सेफगार्ड करना था और इसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से नॉर्दर्न कश्मीर वाला इलाका ही चूज किया गया। अगर उस दिन के फॉर्मेशन की बात की जाए तो नॉर्दर्न एक्सेस में 4 JF-17 थंडर का एक फॉर्मेशन था। इस फॉर्मेशन का काम था वहां पर जो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स हैं उनको एंगेज करना, ताकि जो पीछे की फॉर्मेशन है जिसमें मिराज 3 और मिराज 5 थे, वो स्टैंड ऑफ रेंज से भारतीय सेना के कुछ टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सके। दूसरा फॉर्मेशन था जो साउथ की तरफ था, जिसमें 8 F-16 फाइटर जेट्स थे। इनमें से कुछ F-16 फाइटर जेट एयर टू ग्राउंड मोड में कॉन्फ़िगर थे, बाकी सारे F-16 एयर टू एयर मोड में कॉन्फ़िगर्ड थे। इस F-16 फॉर्मेशन के साथ में 4 JF-17 थंडर का भी एक फॉर्मेशन था जो इस फॉर्मेशन को बैकअप प्रोवाइड कर रहा था, और उसके साथ पीछे की तरफ मिराज 3 और मिराज 5 का एक फॉर्मेशन था जो कि एयर टू ग्राउंड मोड में कॉन्फ़िगर्ड था। वहीं अगर भारतीय फॉर्मेशन की बात की जाए तो नॉर्दर्न एक्सेस पर मिराज 2000 अपने माइका मिसाइल्स के साथ में वहां पर तैनात थे, जिसके वजह से नॉर्दर्न एक्सेस वाले थंडर्स आगे नहीं आ सकते थे। वहीं उनके नीचे थोड़ा और साउथ में 2 MiG-21 बाइसन कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे। साथ ही एक्सट्रीम साउथ में 2 Su-30 MKI ब्रिगेड हेडक्वार्टर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इन 2 Su-30 MKI के अगेंस्ट 12 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स थे, जिनमें से 8 F-16 और 4 JF-17 थंडर थे। इसी के साथ 4 मिराज 3 या मिराज 5 फाइटर जेट्स विंडो का इंतजार कर रहे थे कि ये फाइटर जेट अपनी जगह से हटें ताकि वो बॉम्ब गिराकर जा सकें। पाकिस्तान के पास इस इलाके में इस समय पर काफी ज्यादा न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी थी। अगर आप इस सिनेरियो को न्यूट्रल होकर देखते हैं तो समझ में आता है कि 2 फाइटर जेट के खिलाफ में पाकिस्तान के पास 12 फाइटर जेट थे, जिनके पीछे एक साब एयर-आई एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम का काम कर रहा था। साथ में दासो फाल्कन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर रहा था। ऐसे में पाकिस्तानी एयरफोर्स को इन दोनों Su-30 MKIs को मारना चाहिए था, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए हैं तो ये उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान है। वहीं दूसरी ओर विंग कमांडर अभिनंदन के MiG-21 का रैकेज पाकिस्तान के कंट्रोल वाले कश्मीर में मिला था। यानी कि Su-30 MKI तो वो लोग मार नहीं पाए, और जो MiG-21 था वो भी उनके एयर स्पेस में जाकर उनके एक फाइटर जेट को मार के गिरा चुका था। और मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आती कि पाकिस्तान के लोग हैं कैसे। वो अपनी वायुसेना से ये क्यों नहीं पूछते कि जब आपके पास AIM-120 थी तो ये MiG-21 पाकिस्तानी एयर स्पेस में आया कैसे। उस इलाके में आपके पास 12 फाइटर जेट्स थे जिनके पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स थी AIM-120C यानी कि AMRAAM, बावजूद उसके एक MiG-21 ने आपको खदेड़ लिया। दूसरी चीज, जो Su-30 MKI किल का दावा किया जाता है उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। इंडिया में रैकेट नहीं छुपाया जा सकता।
इंडिया में प्रेस फ्रीडम बहुत ज़्यादा है और अगर उस इलाके में कोई भी रैकेज होता तो वीडियोस पब्लिक डोमेन में आ चुके होते। इनफैक्ट पाकिस्तान की तरफ से तो क्लेम किया जाता है कि कश्मीरी लोग उनके साइड में हैं, तो फिर उनको डाउट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी चीज, अगर आपने Su-30 MKI किल किया है तो आपके पास उसकी रेडार इमेजेस होंगी और जिस एयरक्राफ्ट से आपने उस फाइटर जेट को शूट किया है उसके पास भी वो डेटा होगा। ये डेटा आप उसी समय पब्लिक कर सकते थे। पाकिस्तानी जनता को अपनी सेना से ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए। भारत के केस में हम लोगों ने Mi-17 से रिलेटेड क्वेश्चन भारतीय सेना से पूछे हैं। इनफैक्ट भारतीय सेना की तरफ से खुद से अपने लोगों का कोर्ट मार्शल किया गया है और भारत में इस तरीके की चीजें छुपाई नहीं जा सकती। और अगर ऐसा हुआ है तो पाकिस्तान के पास में ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसके ऊपर पाकिस्तान को कैपिटलाइज करना था। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ भी फेल हो गए गफूर साहब। हाँ, गफूर साहब ने एक और कोशिश की थी जहाँ पर वो महीने भर बाद विंग कमांडर अभिनंदन की मिसाइल्स दिखा रहे थे कि ये मिसाइल अनयूज्ड है। गफूर साहब, अगर मैं DGISPR होता और मेरे पास महीने भर का टाइम होता तो मैं वहाँ पर UFO का भी रैकेज लगा देता और ये बोलता कि JF-17 थंडर से हम लोगों ने UFO मारा है। वैसे अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो क्लेम किया जाता है कि हम लोग इंडिया के अंदर जाकर अपने स्पॉट चूज करके बॉम्ब गिरा कर आए हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने कहां कहां बॉम्ब गिराए हैं। ये इमेज बिस्वा भाई ने कंपाइल किया है और इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कहां कहां बॉम्ब गिराए गए हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सारे के सारे बॉम्ब स्टैंड ऑफ रेंज वाले बॉम्ब थे और आमतौर पर स्टैंड ऑफ रेंज वाले बॉम्ब्स की मिनिमम रेंज भी होती है क्योंकि जिन फाइटर जेट से इन बॉम्ब्स को गिराया जाता है उनका खुद का मोमेंटम होता है और इसी वजह से इन स्टैंड ऑफ वेपन्स की मिनिमम रेंज होती है। अगर आप इमेज में देखेंगे तो जो डीपेस्ट टारगेट है वो लगभग 19 किलोमीटर भारत के अंदर है। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक किया गया था उसमें सारे के सारे एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी सीमा के अंदर थे। ये सिस्टम भारत की सीमा में नहीं आए थे। इन फाइटर जेट्स ने स्टैंड ऑफ रेंज से ही पाकिस्तान के अंदर से भारत में बॉम्ब डालने की कोशिश की थी और उसके बाद MiG-21 ने उनको वहां पर चेस किया है। रिपोर्ट के हिसाब से इस अटैक के दौरान पाकिस्तान ने H-4 100 बॉम्ब का प्रयोग किया था। इस बॉम्ब की रेंज 120 किलोमीटर की है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से दूसरे बॉम्ब्स का भी प्रयोग किया गया था, लेकिन किसी भी प्रिसिशन गाइडेड गेट की मिनिमम रेंज 20 किलोमीटर तक की होती है। यानी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट पूरी तरीके से अपने इलाके में थे और वहां से उन्होंने स्टैंड ऑफ रेंज के वेपन्स छोड़े। ये जो 6 टारगेट उन्होंने एंगेज किए हैं इनमें से 4 के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी मोर्टार शेल मार सकती थी और बाकी 2 टारगेट के ऊपर वो एक मीडियम रेंज आर्टिलरी शेल मार सकती थी। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से अगर ये कहा जाता है कि ऑपरेशन स्विफ्ट रेटॉर्ट के तहत उन्होंने अपने टारगेट चूज किए और उनको जाकर एंगेज किया भारत को ये मैसेज देने के लिए कि वो भारत में कहीं पर भी अपने टारगेट पिक और चूज कर सकते हैं और उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो इस ऑपरेशन के दौरान वो ऐसा नहीं कर पाए हैं। और ये पाकिस्तानी एयरफोर्स बड़े अच्छे से समझती है कि वो लोग भारत में कहीं पर भी कोई भी टारगेट पिक और चूज नहीं कर सकते हैं। और ये जो स्टैंड ऑफ रेंज से भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट करने की कोशिश की गई थी जिसको भारतीय वायुसेना की तरफ से विफल कर दिया गया था, उसके दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट पाकिस्तानी सीमा में थे। वहीं भारत के केस में बालाकोट में भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 POK में नहीं, प्रॉपर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में थे। और ये चीज पाकिस्तानी एयरफोर्स बड़े अच्छे से समझती है। इसी वजह से बालाकोट के बाद में कई महीनों तक पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद था। लेकिन इस ऑपरेशन के वजह से एक चीज तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी जनता को एड्रेस कर पाई और उनको कन्विंस कर पाई कि स्टैंड ऑफ रेंज से ही सही हम लोगों ने भारत में कुछ तो फेंका है। और इसी वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑपरेशन स्विफ्ट रेटॉर्ट उनके लिए सक्सेसफुल रहा है। हालांकि प्रोफेशनल फ्रंट पर ये अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाया। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।